गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9। देखिए पिछली क्लास में हम आपको पढ़ा रहे थे टिश्यूज़। तो टिश्यूज़ में लास्ट पे हमने आपको पढ़ाया था रेखित रेखित पेशियाँ, ठीक है, और जिसके बाद थी तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका ऊतक। तो उसी के साथ वो चैप्टर भी वहाँ पर समाप्त हो चुका था। आज आपका नया चैप्टर है जिसका नाम है जीवों में विविधता। लिख लीजिए, चैप्टर का नाम है जीवों में विविधता। लेसन कौन सा है? 3, 4। लेसन 3 है जीवों में विविधता, यानी कि डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यहां पर लिविंग और कर दीजिए क्योंकि सजीवों में है ना ऑर्गेनिज्म। ठीक, लिख लीजिए जीवों में विविधता, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए विविधता क्या होता है? विविधता यानी कि किसी कोई अगर कहे कि विविध विविध थे वहां पर, तो विविध का मतलब क्या हुआ? अलग अलग, है ना, डिफरेंस, अंतर। तो देखिए जीवों में, सब में जीवों में विविधता होती है कि नहीं होती है? कि सारे जीव एक से दिखाई देते हैं, चाहे सूक्ष्म से लेकर बड़ा जीव हो, सबकी आकृति आकार सबका क्या है? डिफरेंस है। तो यही क्या कहलाती है? जीवों में विविधता। देखिए जो स्तनधारी जीव हैं, जो थलचर हैं, नवचर हैं, जलचर हैं, सब में क्या है? आकृति में, बनावट में अंतर है, लेकिन सब कैसे हैं? जैसे आप गाय देखती हैं, भैंस देखती हैं, तो दोनों क्या है? एक से दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी उनमें अंतर है अंतर, बहुत अंतर है। तो यही क्या है? यही डिवर्सिटी है, लिविंग इन ऑर्गेनिज्म, यही विविधता है। तो यही विविधता को बारे में आज हम आपको बता रहे हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए जैव विविधता। हेडिंग डालेंगे जैव विविधता, जिसे कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। लिखिए प्रकृति में या वातावरण में, लिखेंगे वातावरण में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले। अब देखिए इन जानवरों को किसी ने बनाया है? कोई जीव जंतु को किसी ने बनाया है? नहीं बनाया। कैसे बने? कैसे बने ये? कोई बता सकता है? इनका निर्माण कैसे हुआ? जैसे आप देखते बरसात में आपके यहाँ केंचुए आ जाते हैं, जमीन में केंचुए आ जाते हैं, बहुत सारे मेढक आ जाते हैं, तो लाके किसी ने डाले वहाँ पे। आपने देखा कि खाली जगह, खाली स्थान पड़ी हुई थी और बरसात हुई, वहाँ पर पानी भर गया और कुछ समय के बाद आपने देखा कि वहाँ पर मेढक उत्पन्न हो गए। या आपके घर पे आम रखे थे, खाना रखा हुआ था, खाना खराब हुआ और उसमें देखा आपने सुड़ी पड़ गई, देखिए कीड़े पड़ गए। तो क्या कीड़े आप कहीं से लाए? नहीं, ये क्या हुए? उत्पन्न हो गए। कई गैसों के मिलने से कई जीव उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलने से क्या बन जाता है? जल का निर्माण तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से ही तो होता है। जहाँ पर हाइड्रोजन होगी, ऑक्सीजन, जब दोनों मिलेंगे आपस में, तो जल का निर्माण तुरंत हो जाएगा। इसी प्रकार से कई ऐसी चीजें आपस में जब संयोग करती हैं तो जीवों का निर्माण हो जाता है। तो आपने क्या लिखा कि वातावरण में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जीव जंतु एवं पेड़ पौधों की
भिन्न भिन्न प्रजातियों में अनेक प्रकार की विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं या भिन्न भिन्न विभिन्नताएं होती हैं। भिन्न भिन्न विभिन्नताएं होती हैं जैसे स्वभाव रंग, रूप, संख्या आदि। अब देखिए, कहे जानवर तो वो भी है, दूध वो भी देती है, भैंस भी दूध देती है, बकरी भी दूध देती है। बकरी की भी 4 टांगे हैं, भैंस की भी 4 टांगे हैं। तो क्या दोनों एक समान हैं? नहीं है, अंतर है ना दोनों में बहुत। तो इनके स्वभाव में अंतर है, इनके स्वभाव में अंतर है, इनके रंग में अंतर है, इनकी आकृति में अंतर है, इनके आकार में अंतर है। वो बड़ी है, वो छोटी है, तो क्या लिखा? तथा इनकी संख्याओं में अंतर है। किसी की संख्या बहुत अधिक होती है, किसी की संख्या बहुत कम होती है। तो क्या लिखा? अब जैसे बिल्ली है, बिल्ली की शक्ल किससे मिलती है? टाइगर से। तो क्या वो टाइगर है? नहीं है, कुछ ना कुछ बहुत अंतर है। इसके कारण उन्हें क्या किया गया है? विविधता की गई है, उनमें अंतर किया गया है। तो हम बिल्ली को टाइगर नहीं कह सकते, कैट को हम टाइगर नहीं कह सकते, या टाइगर को हम कैट नहीं कह सकते। लेकिन दोनों देखने में तो सेम लगते हैं। अगर दोनों का चाइल्ड एक समान रख दिया जाए तो क्या दोनों के चाइल्ड एक से दिखाई देंगे? तो आपने क्या लिखा? संख्या आदि लिखेंगे। जीवों की इन्हीं विभिन्नताओं को जैव विविधता कहते हैं। जीवों की इन्हीं विभिन्नताओं को जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रोजेन ने 1985 में किया था। विविधता के कारण ही प्रकृति में संतुलन बना रहता है। और संपूर्ण पारितंत्र की खाद्य आपूर्ति भी होती रहती है। खाद्य माने खाद्य पदार्थ, खाद्य आपूर्ति भी होती रहती है। अब देखो कैसे खाद्य आपूर्ति होती है। ये मान लीजिए क्या है? वायुमंडल है, ठीक है आपका पूरा। अब यहाँ पे अगर सब बड़े बड़े जानवर हो गए, ठीक है, तो छोटा कोई बचा नहीं। अब देखो कैसे हो रहा है। ये मान लीजिए खाद्य आपूर्ति कैसे हो रही? यहाँ पर क्या होगा? घास होगी। पारितंत्र हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर ये घास उगाई है, और घास को किसने खाया? कीटों ने, खरगोश ने। ये मान लीजिए खरगोश ने खाया और कीट ने खाया, ठीक। खरगोश को किसने खाया? भेड़िए ने खाया। कीट को किसने खाया? मेढक ने खाया। और भेड़िए को किसने खाया? शेर ने खाया। और मेढक को किसने खा लिया? सांप ने खा लिया। अब अगर यहाँ पे भी सांप हो, और यहाँ पे भी सांप हो, यहाँ पे भी सांप हो, यहाँ पे भी सांप हो, तो क्या सांप एक दूसरे को सब खा लेंगे? नहीं। तो क्या इससे प्रकृति का संतुलन बना रहेगा? नहीं, प्रकृति का संतुलन इससे बना रहेगा। घास को खाया खरगोश ने, और खरगोश को खाया भेड़िए ने, भेड़िए को खाया शेर ने, शेर को खा लिया मनुष्य ने। तो ये उपभोक्ता है, ये क्या है? उत्पादक है। ये जो आपका प्रथम है, ये है आपका उत्पादक, ये है प्रथम उपभोक्ता,
बस 3 के भाग नहीं होता है। अगर इसके ऊपर इसे खाता है, कौन खाएगा इसे? मनुष्य। वो क्या कहलाएगा? सर्वाहारी। सर्वाहारी कैसे कहलाएगा? इसने किसको खाया? घास को। घास का मतलब गेहूं, चना, बाजरा, चावल, है ना? इसने हरा चारा खाया। किसने? मनुष्य ने। खाया कि नहीं खाया? सर्वाहारी में आ गया। इसने खरगोश को भी खा लिया, हैं? छोटे छोटे जो होते हैं उसको भी खा जाता है। ये भेड़िए को भी खा जाएगा, मतलब मेढक नहीं खाएगा लेकिन भेड़िया खा लेगा, है ना? और ये शेर को खा लेगा, सांप नहीं खाएगा लेकिन शेर को खा लेगा। यहाँ का मतलब ये स्ट्रक्चर आपका चल रहा है इस तरफ का। ये सब खा रहा है और तो ये सब क्या बन गया? सर्वाहारी। अगर खाली मनुष्य बचे और जानवर ना बचे तो क्या पारितंत्र चलेगा हमारा? नहीं। क्या प्रकृति का संतुलन बना रहेगा? नहीं बनेगा। तो प्रकृति के संतुलन बनने के लिए सारी चीजों का होना क्या है? अति आवश्यक है ना? तो इससे पारितंत्र का संतुलन क्या होता है? बना रहता है। अगली लाइन से लिखेंगे, पृथ्वी पर समस्त जीवों की करीब 10 मिलियन जातियां पाई जाती हैं। पृथ्वी पर समस्त जीवों की लगभग 10 मिलियन जातियां पाई जाती हैं। 10 मिलियन कितना हो गया? 100 करोड़, ठीक है, पाई जाती हैं। उनमें से केवल 1 या 2 मिलियन जातियां ही, उनमें से केवल 1 या 2 जातियां ही अभी तक खोज की गई हैं। 1 या 2 मिलियन जातियों की ही खोज की गई। अब देखिए इतनी मिलियन जातियां हैं, खोज कितनी हुई? 1 या 2, इतने में संसार भरा पड़ा है। अभी तो हम लोग जानते ही नहीं है कि कौन से जानवर को क्या कहा जाता है। बहुत से ऐसे जानवर हैं जो हमने नहीं देखे और उनका नाम क्या है ये भी पता नहीं है। हम तो अपने हिसाब से नाम रख देते हैं। जैसे एक दिन हमने शायद आप ही लोगों को पढ़ाया था कि जैसे चिड़िया को कहा जाता है भारत में क्या कहा जाता है? गौरैया, है ना? इंग्लैंड में स्पैरो है। तो कहीं कहीं पर जैसे उसको नाम से जानते हैं, कहीं पर यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं? डंकी को गधा, है ना? कहीं पर डंकी कहा जाता है, कहीं पर कुछ कहा जाता है। तो ऐसे बहुत से जीव हैं जिनका नामकरण, इसीलिए नामकरण कराया गया था उनका। तो आपने क्या लिखा? खोजें की गई है लिखेंगे पादपों और जंतुओं में अत्यधिक, इसी प्रकार से पादप भी हैं, पादपों और जंतुओं में अधिक विविधता पाई जाती है। इनके क्षेत्र निम्न है। क्षेत्र यानी कि एरिया निम्न है। जैसे ऑस्ट्रेलिया तो सभी जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के तो जंगल मशहूर हैं, है ना? फेमस हैं। वहाँ क्या होता है? जैसे यहाँ शेर खा जाता है, वहाँ पर पेड़ खा जाते हैं लोगों को। वहाँ नरमच्छी पेड़ है, पेड़ खून चूस लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के। तो ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन, ब्राज़ील आदि। आपको भी हम आगे पढ़ाएंगे कि अपने यहाँ भी पौधे जो पाए जाते हैं कुछ, जैसे ड्रोसेरा है, एक पादप होता है ड्रोसेरा में पुष्प खिलता है और वो पुष्प होता है ढक्कनदार। जैसे उस पर कोई कीट आकर बैठता है, उस पर लिसलिसा पदार्थ होता है और जैसे ही वो कीट बैठा तुरंत क्या हुआ? उसमें चिपक गया और नीचे चला जाता है और फिर तुरंत ढक्कन बंद हो जाता है। तो जो पादप होता है उसकी सारी प्रोटीन को, नाइट्रोजन को सब खींच लेता है। तो इस प्रकार से भी पादप पाए जाते हैं। तो ये आपका जैव विविधता कंप्लीट हो गया। दूसरी हेडिंग डालेंगे वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। हेडिंग डालेंगे वर्गीकरण।
क्लासिफिकेशन। देखिए क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण के आधार पर ही सारे जंतुओं को वर्गीकृत करके रखा गया है कि किसे हमें शेर के क्षेत्र में रखना है और किसे हमें बकरी के क्षेत्र में रखना है। अब बकरी के साथ हम शेर को नहीं जोड़ सकते या हाथी के साथ हम भैंस को नहीं जोड़ सकते, तो हाथी उनको वर्गीकृत कर दिया गया, उनका क्षेत्र अलग बनाया गया, गाय का क्षेत्र अलग बनाया गया, बकरी का क्षेत्र अलग और शेर का अलग, जो खूंखार है उनका अलग किया गया। तो यही वर्गीकृत करना ही क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है। तो लिखिए जीवधारियों को उनकी समानताओं एवं विभिन्नताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है जिसे जीवों का वर्गीकरण कहते हैं। इससे मानव जाति को जीवों को पहचानने में आसानी होती है। इससे मानव जाति को जीवों को पहचानने में आसानी होती है। जैसे उदाहरण लिखेंगे, पॉइंट में लिखेंगे। नंबर 1, वर्गीकरण की सहायता से नए जीवों की खोज आसान होती है। वर्गीकरण की सहायता से नए जीवों की खोज आसान होती है। अब देखिए, अब जैसे कोई नया जीव आया, अब उसकी खोज आपको करनी है, तो उसे हम सबके साथ क्या करेंगे? मिक्स नहीं करेंगे, अलग रखेंगे ना, उसका कुछ अलग नाम देंगे। जैसे कोई यहाँ पर बच्चा आ जाए तो उसे हम थोड़ा सा अलग बैठाएंगे। यहाँ पर हमने कोई बहुत सारे हमारे पास पेन है और एक हमने नया पेन खरीदा, उसे हम अलग रखेंगे, इसे हमें क्या हो, आसानी से हम पहचान सकें कि ये नया वाला है, ये पुराना वाला है ना। और जैसे घर पे बहुत सारे लोग जानवर पालते हैं, तो जानवर क्या करते हैं, उसका एक नया नाम दे देते हैं कि इसका नया ये नाम है, ठीक। तो उससे क्या सुविधा होती है? उससे ये सुविधा होती है कि पहचानने में हमें आसानी हो जाती है। तो लिखे अगला पॉइंट, लिखेंगे वर्गीकरण की सहायता से किसी वर्ग के सभी जीवों में अध्ययन करने में आसानी होती है। अगला पॉइंट, वर्गीकरण से जीवों के आकार एवं उनकी समानता एवं विभिन्नता का भी पता चलता है। अब किस कारण ये डिफरेंट है, ये पता चल गया हमें, है ना, का भी पता चलता है। अगला पॉइंट, वर्गीकरण से उनके रहन सहन का भी ज्ञान होता है। अब जैसे कोई थल पे रहता है, आप उसे जल में डाल दें, क्या वो रहेगा? जैसे किसी पक्षी को या किसी जानवर को हम ठंडे प्रदेश से अपने देश में ले आए गर्म प्रदेश में,
तो क्या वो रह सकता है? नहीं, क्योंकि वह उसी वातावरण में रहा है और जिसे जो वातावरण सूट करेगा वही वातावरण में वो रह पाएगा, उसके लिए अनुकूल होगा। अनुकूल नहीं होगा तो क्या रह सकता है? नहीं रह सकता। ठीक है, तो ये आपका आज यहाँ पर कंप्लीट हो गया। कल इसके आगे हम आपको बताएंगे, अगर किसी को इसमें समझ में नहीं आया कुछ भी तो वह पूछ सकता है वर्गीकरण क्या है, डिफरेंस है, कुछ भी अगर कोई दिक्कत है तो वो पूछ सकता है। ठीक।